प्राइवेट अस्पतालों के पास कौन सी ऐसी चुनौती है जिसको लगता है अभी इस सेक्टर में और ये बेहतर करने की जरूरत है? चैलेंजेस बहुत डिफरेंट लेवल पे हैं, जमीन खरीदने से लेके अस्पताल चलाने तक। बदकिस्मती से जिस प्रकार से आपका मोबाइल आउटडेटेड हो जाता है, उस प्रकार से मेरी टेक्नोलॉजी 2 साल में आउटडेटेड हो जाती है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बड़े कॉस्टली हो गए हैं, वो ब्रांड बन गए हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है डॉक्टरों की पढ़ाई की। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्या कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं? सरकारी क्षेत्र में भी अगर आप हर जिले में कॉलेज खोल देंगे तो ये भी एक दर्दनाक पहलू है। मैं भी जब अमेरिका गया था, बॉस्टन में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरा करने वाला हिंदुस्तानी था, पर प्रैक्टिस वो अमेरिका में जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मरीजों की और मर्ज की, किस तरह के मर्ज जो है वो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़े हैं? क्योंकि हम लोग जब घर में खाते हैं तो मुझे मेरी पत्नी कहती है कि नहीं वो मल्टीग्रेन वाला आटा खाना, तेल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना। शुगर के हम आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो ऑलमोस्ट कैपिटल हो चुका है डायबिटीज़ का। हार्ट की बीमारियां उतनी ही तादाद में बढ़ रही, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और स्कूल्स में भी अगर मैं देखता हूँ तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को तेल का जिक्र किया था। लाल किले से 10% तेल कम करने की बात उन्होंने कही थी, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। ये तेल को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, इससे किस तरह से खतरा है और कैसे बचा जा सकता है? तेल और खास करके रिफाइंड तेल ये ज़्यादा घातक है। ये कहीं ना कहीं शरीर में जाके लीवर में, मांसपेशियों में चर्बी जो है वो जमा होती जा रही है और मोटापा बढ़ाते जा रही है। और यही फैट जो है आपको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ देता है। तो डिस्काउंट का पैमाना कैसे तय होता है, थोड़ा ये भी बताइए। बड़ा सा बड़ा जो सेठ है ना, वो सबसे पहले डिस्काउंट मांगता है। वो गरीब आदमी पूरा पैसा पटा के जाता है। वो बोल देता है महाराज, सबसे बड़ा दुख वहीं पर होता है जब वो बड़ा सेठ बोलता है कि मेरे को 10,000, 20,000, 50,000 कम कर दो। तो सर, आपका भी इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिचय के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता भी है आपसे, तो मैं जब बोलने लगता हूं, अभी सेवा भाव की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी भूमिका बांध ही देता हूं। सेवा भाव की बात कर रहे थे मंत्री जी। मेरे गांव से बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो 1.5 लाख रुपए का इलाज करा लेते हैं और कहते हैं साहब 20,000 रुपए है, और रामकृष्ण में भर्ती हैं। इस खुले मन से बोल रहा हूं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। मैं कई बार सर को फोन करता हूं तो कल्पना से परे सर मदद करते हैं, और इसीलिए डॉक्टर संदीप दवे को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, रामकृष्ण को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने नर्सरी से लेके एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चिकित्सा के क्षेत्र में बोल रहा हूं मैं, बहुत सारी कमी बेसी होती है जिंदगी में। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, हर कुछ सवाल उठा देता है व्यक्ति, लेकिन सर ने जो एक चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को दिया है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, और इसको मैं इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत स्वागत सर इस कॉन्क्लेव में आपका। धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपके इन शब्दों का। और मैं एडमिट कर रहा हूँ, आज की तारीख में मैंने बहुत कॉन्क्लेव अटेंड करी होगी। ये अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है कि इस प्रकार का मोनोलॉग ना हो के डायलॉग हो रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं और खुले मंच से हम स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल कर पा रहे हैं। ऐसा आज तक के किसी कॉन्क्लेव में नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विस्तार न्यूज के लिए आपका आशीर्वाद है, आप सभी डॉक्टरों का आशीर्वाद है। यकीन मानिए ये पहला प्रयास है, आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते जाइए, इससे भी बहुत बेहतर और बहुत बड़ा करेंगे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इसी से कि स्वास्थ्य मंत्री थे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप, कई बार गेस्ट से बहुत ज़्यादा कड़वे सवाल सिरोही में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन मंत्री जी से मैंने वो सब कुछ सवाल पूछा क्योंकि बाद में आप लोगों का भी सामना करना पड़ता मुझे, तो आयुष्मान से लेके मैंने सब कुछ पूछा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि हम औद्योगिक नीति ला रहे हैं इसके लिए, उसमें इसको शामिल कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों के पास कौन सी ऐसी चुनौती है, आयुष्मान को छोड़ के, उस पर तो बहुत बात हो गई, उस पर जिसको लगता है अभी इस सेक्टर में और ये बेहतर करने की जरूरत है? ज्ञानेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे प्राइवेट अस्पताल, अगर मेरे को आज एक अस्पताल डालना है
आज मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले उसके लिए मुझे ज़रूरत किस बात की? ज़मीन। तो अभी तक तो ये होता है कि आपको ज़मीन भी अपने ही दरों पर खरीदनी है, जो मार्केट रेट है उससे 1 रुपये कम दर पे आपको मिलता नहीं। तो जब भी आप एक कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी आप एक नींव से अस्पताल को खड़ा करते हैं, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आज आप 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि 70 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में आपका एक अस्पताल, व्यवस्थित अस्पताल, उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ बन पाएगा। और जब आप 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उस पर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। आप ये देखेंगे कि आपको किस प्रकार से इसमें आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही होगी, प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टरों की उतनी ही कमी हो रही है। और इस कॉम्पिटिटिव युग में हर डॉक्टर का जो दर है या जो उसको लाने की जो कीमत है वह दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। एक ज़माना था जब हम लोग हर डॉक्टर फी फॉर सर्विस पे काम करता था, मतलब आप जो जितना उसने काम किया उतना उसको पैसा मिलता था। आज वो डॉक्टर अपने आप को एक ब्रांड बना चुका है और वो बोलता है कि साहब मेरे को अगर आप 10 लाख दोगे तो मैं आपके अस्पताल में आके काम करूंगा, 15 लाख दोगे तो मैं काम करूंगा। अगर दूसरा उसको 20 लाख दे रहा है तो अगले दिन 20 लाख वाले के पास में चला जाएगा। तो चैलेंजेस बहुत डिफरेंट लेवल पे हैं, ज़मीन से लेके, ज़मीन खरीदने से लेके अस्पताल चलाने तक हर स्तर पर आपको एक चैलेंज फेस करना है। और जो डेट होता है, मैंने जो कर्ज लेके अस्पताल बनाया, मैंने 5 ठोक मशीनें डाली, बदकिस्मती से जिस प्रकार से आपका मोबाइल आउटडेटेड हो जाता है उस प्रकार से मेरी टेक्नोलॉजी 2 साल में आउटडेटेड हो जाती है। मुझे नई टेक्नोलॉजी में फिर 2 साल 3 साल में री इन्वेस्ट करना है। तो ये एक स्थिर बिजनेस नहीं है कि चलायमान बिजनेस है जिसमें कि आपको लागत हर 2-3 साल 4 साल में कहीं ना कहीं आपको लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार का जब आप बिजनेस, वोलेटाइल बिजनेस करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी जो मार्जिन्स हैं वो किसी तरीके से आप बचा सकें, प्रिजर्व कर सकें। छोटे अस्पताल चलाना 25 बिस्तर, 50 बिस्तर, आजकल कोई भी उस लेवल पे जा ही नहीं रहा। आजकल हर कोई बोलता है कि मैं 100 बिस्तर से कम अस्पताल नहीं डालूंगा। वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। और अस्पताल चलाना, दूसरा, साहब ने जब बैठे थे तो उन्होंने बोला हमने नर्सिंग इतना खोल दिया, हमने मेडिकल कॉलेज इतने खोल दिए, हम और इतने खोलने जा रहे हैं। पर मुझे उससे डर लग रहा है, मैं आपको साफ बताऊं, मैं बहुत डर रहा हूं कि इतने मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं, इतने नर्सिंग कॉलेज हम खोल रहे हैं, क्या हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? वहाँ पर गुणवत्ता, आप चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपके पास फैकल्टी नहीं है, आपके पास बहुत सारी कमियां हैं। मैं मानता हूं कि आज इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप रायपुर में बैठ के जगदलपुर में भी क्लास ले सकते हैं, पर व्यवस्थाओं को सुधारना और सुधर रही हैं और सुधारने की आवश्यकता। लेकिन सर कैसे होगा? जैसे सरकार कह रही है कि डॉक्टरों की कमी है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बड़े कॉस्टली हो गए हैं, वो ब्रांड बन गए हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख उनकी फीस, तो ये कैसे होगा? ये तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम हर जिले में अस्पताल खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हालांकि मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार जरूर किया कि ये मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाएगा, वो भी इस बात को मान रहे हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा है डॉक्टरों की पढ़ाई की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्या कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं? बेसिकली हुआ ये कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज उतने डेवलप नहीं किए जितने कि उस वक्त प्राइवेट सेटअप में डेवलप हो रहे थे। और प्राइवेट सेटअप आज आप देख लीजिए, प्राइवेट सेटअप में जो मेडिकल कॉलेज की सीट्स है वो कहीं ज़्यादा होंगी वनस्पत सरकारी मेडिकल कॉलेज की। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई फ्री में तो एजुकेशन आपको मिलता नहीं है, वहाँ पर तो करोड़ों रुपए दो तो आपको एडमिशन मिलता है। तो जब वो उस करोड़ रुपए देने के बाद में वहाँ से अस्पताल, उस कॉलेज से वो एक डॉक्टर निकलता है तो वो बोलता है भैया मैंने तो इतनी लागत लगाई पढ़ने के लिए, तो मुझे तो वसूल करना है। तो वो जो मानसिकता बदल रही है आज के डॉक्टरों की, आज के युग के डॉक्टरों की, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, तो वह घातक है। सरकारी क्षेत्र में भी अगर आप हर जिले में कॉलेज खोल देंगे तो ये भी एक दर्दनाक पहलू है। मैं इससे कहीं से भी मैं सरकार से एग्री नहीं करता हूँ और मेरे ख्याल से मेरे जैसे सोचने वाले
पुराने ज़माने के जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इससे डिसएग्री करेंगे कि हमको इतने मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता नहीं है। हमको गुणवत्ता भी चाहिए, हमको क्वालिटी भी चाहिए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं आज पुराने हम जो निकले हुए हैं और आज यूएसए में भी कदर है। आप अमेरिका चले जाइए, मैं भी जब अमेरिका गया था, बॉस्टन में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरा करने वाला हिंदुस्तानी था, पर प्रैक्टिस वो अमेरिका में जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आते हैं, ये तो व्यवस्था की बात हुई थी, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। आप इतने लंबे समय से एक प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं सर, मरीजों की और मर्ज की, किस तरह के मर्ज जो है वो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़े हैं? क्योंकि हम लोग जब घर में खाते हैं तो मुझे मेरी पत्नी कहती है कि नहीं वो मल्टीग्रेन वाला आटा खाना, तेल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना। अब थोड़ी दिनचर्या डॉक्टरी वाली बात कर लेते हैं, हेल्थ को लेकर किस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप तो अस्पताल धीरे धीरे बड़ा ही हुआ है और इलाज का अनुभव भी लंबे समय से। लाइफस्टाइल डिजीजेज, जैसा आप खुद बोल रहे हैं, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। लाइफस्टाइल डिजीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर के हम आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो ऑलमोस्ट कैपिटल हो चुका है डायबिटीज़ का। हार्ट की बीमारियां उतनी ही तादाद में बढ़ रही हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का जो नंबर है वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। लोगों को सीडेंट्री जॉब ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम है। पुराने ज़माने में हम अपने स्कूल भी जाते थे तो साइकिल में जाते थे। आज साइकिल चला रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। साइकिल से हम अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा रहे, साइकिल हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। हम पैदल ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, हम पैदल पान के ठेले तक के या चाय के ठेले तक भी जाना पसंद नहीं करते, हम एक अपनी स्कूटर चला लेते हैं। तो इस प्रकार का कार्य अगर आप कर रहे हैं, दिन भर में आपने आधा घंटा का व्यायाम किया, बाकी समय आप दिन भर आप कुछ न जो मुंह में आया वो खाते रहे, तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो लोड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम लोग उसको बोलते हैं, और इनका लोड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ओबेसिटी हो। और स्कूल्स में भी अगर मैं देखता हूँ तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को तेल का जिक्र किया था। लाल किले से 10% तेल कम करने की बात उन्होंने कही थी, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। सबके मन में उस समय सवाल आया था कि यार तेल क्यों बोल रहे हैं कम खाने के लिए? क्योंकि लोग जो चिकन खाते हैं, जो चिकन में जब तक तेल के साथ नहीं वो उबले तब तक तो स्वाद ही नहीं आता। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता, लेकिन कुछ सब्जी जैसे कटहल की सब्जी मैं बनाता हूँ जो हम लोगों के लिए चिकन है, तो उसमें तेल से जब तक ना फ्राई करो तो नहीं मज़ा आता है। पनीर बनाओ तो लगता है खूब तेल हो जाए, प्याज जब तक ना भून जाए। ये तेल को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, इससे किस तरह से खतरा है और कैसे बचा जा सकता है? आपने अपने शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था ना कि पानी के पिए, तो तेल कौन सा लें? घी खा लो भाई, तेल मत खाओ, बच जाओगे। सर थोड़ा सा इसको बड़ा करिए ना, कैसे? घी ज़्यादा बेटर है। आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि ये रील बहुत लाखों लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैं एक सर्जन आदमी हूँ, इतना तो प्रकाश उस पर नहीं डाल पाऊंगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ जी। पर तेल, और खास करके रिफाइंड तेल, ये ज़्यादा घातक है। ये कहीं ना कहीं शरीर में जाके लीवर में, मांसपेशियों में चर्बी जो है वो जमा होती जा रही है और मोटापा बढ़ाते जा रहा है। वो इतनी तेजी से, इतने आराम से डाइजेस्ट नहीं होता, इतने आराम से पचता नहीं है, और शरीर के विभिन्न अंगों में जमा हो जाता है। खास करके लीवर में भी जमा हो जाएगा, मांसपेशियों के ऊपर भी जमा हो जाएगा, और शरीर के विभिन्न अंगों में भी जमा हो जाएगा। और यह जो वसा जमा होती है, इसको हम लोग बैड फैट बोलते हैं, गंदा फैट। और यही फैट जो है आपको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ देता है। तो इस प्रकार का जो फैट है उसका उपयोग आप कम से कम करें। घी एक बार जो हम लोग खाते थे, पुराने ज़माने के लोग जो है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारा जो शुद्ध सात्विक हिंदुस्तानी भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो अगर उचित मात्रा में लिया जाए तो आपको उचित प्रोटीन, उचित वसा और उचित कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं।
ये जो प्रोटीन पाउडर खाना हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिम जाते हैं और जिम अरे के मैं शुरू ही करने वाला हूँ सर। जिम जाओ सर, पर वो प्रोटीन पाउडर मत खाना। नहीं खाना है जी, मैं तो शुरू ही करने वाला था क्योंकि मैं चलता हूँ 5 किलोमीटर पर डे, तो बाकी तो ठीक है। मैं सोच रहा था थोड़ा सेप वेप भी मिल जाए, वो 39 साल उम्र हो गई। जिम जाओ, पर वो प्रोटीन पाउडर वगैरह जो आजकल जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो जो दे देते हैं, वो सब घातक हैं। उसमें कोई ना कोई कंपाउंड इस प्रकार के मिले हैं जो कि आपके शरीर को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इनका सेवन ना करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अब मैं थोड़ा व्यक्तिगत सवालों पर आता हूँ। ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। रामकृष्ण जैसा बड़ा अस्पताल और उसके करता धरता आप, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता होगा, जैसे मैं करता हूँ आपको, न जाने कितने मीडिया कर्मी करते होंगे, मंत्री करते होंगे, अफसर करते होंगे, आपके पीए कई सारे फ़ोन उठाते होंगे। कई बार उठा के ये कह देते हैं, एक बार मुझे कह दिया किसी ने, पिछले वाले ने, कि अभी सर सर्जरी कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार कैसे बात होगी। ये भी तो एक प्रेशर है, आप लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं? मतलब ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है। इतने सारे लोग फ़ोन करते होंगे, सबसे बड़ा अस्पताल, और फिर उसके बाद आप जैसे डॉक्टर, इतना प्रेशर कि भाई साहब इसको ये देख लीजिएगा। अच्छा, उस समय कोई सुनता नहीं है, उनको लगता है डॉक्टर साहब कमजोरी कर रहे होंगे, फलाने से फ़ोन करवा दोगे तो ज़्यादा अच्छा इलाज कर देंगे। मुझे कई डॉक्टरों ने ये बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं है, हम लोग इलाज तो करते ही हैं, हम इलाज करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अगर पहुंच वाला आदमी है तो एक फ़ोन जरूर करवाएगा कि मंत्री जी थोड़ा आप कह दीजिए। ज्ञानेंद्र भाई, इसका एक ही उत्तर है, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। और प्रेशर हैंडल करना हम लोगों को, मेरे ख्याल से हम जब पढ़ने जाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उस दिन से सिखा दिया जाता है। पहले दिन जिस दिन मुर्दे को चीरा लगाना पड़ता है, उस पर डिसेक्शन करना रहता है, उस दिन 2-3 लोग गिरते भी हैं एनाटॉमी के हॉल में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा। पर आप जो बोल रहे हो वो मेरे साथ रोज़ गुजरता है, रात के 2 बजे भी। और आज तक के मैंने, अगर मैं ऑपरेशन में नहीं हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं फ़ोन उठा लूँ। और मुझे एक मेरे सीनियर चिकित्सक ने बोला था कि भाई देख, ऐसा है, 12 बजे तेरे को फ़ोन आया, तेरी नींद तो खुल गई ना, फ़ोन की घंटी सुनकर नींद खुल गई, तो इससे बेहतर है कि तू बात कर ले वनस्पत चिड़चिड़ाने से। तो गुस्सा मत निकाल, बात कर ले, 2 मिनट उसकी सुन ले, क्योंकि 12 बजे अगर कोई फ़ोन लगा रहा है तो ज़रूर तकलीफ़ में होगा, इसलिए वो फ़ोन लगा रहा है। तो बेहतर है उसको मैं 5 मिनट सुन लूँ, और उसकी समस्या का अगर निदान कर सकता हूँ तो कोशिश करके निदान कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। वनस्पत मैं उसको गुस्सा करूँ कि यार ये कोई टाइम होता है क्या फ़ोन लगाने का। तो प्रेशर बहुत है, और हर कोई ये सोचता है कि मैं उससे फ़ोन लगवा दूंगा तो बेहतर इलाज हो जाएगा, या डॉक्टर मेरा बेहतर ध्यान ले लेगा। वैसा नहीं है। हर मरीज जो आपके पास पहुंच रहा है, उसका इलाज हर डॉक्टर, अकेला मैं नहीं, यहाँ बैठे हुए हर चिकित्सक अपने हर मरीज को एक ही प्रकार की नज़र से देखता है कि वह सिर्फ उसका मरीज है, वो मरीज है, उसको इलाज करना है, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करना है। वो प्रयास सबका रहता है। अंतिम सवाल ये भी बहुत ही निजी है, डॉक्टर साहब कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, या तो फिर इसमें थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए मुस्कुराइए, देखिए बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये सवाल नहीं पूछे जाते, ये सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, दूसरा ये कि साहब आपसे तो हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, कुछ तो हमारे लिए, तो डिस्काउंट का पैमाना कैसे तय होता है, थोड़ा ये भी बताइए, बता ही दीजिए सर। ये देखिए लोग सुनना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। डिस्काउंट का कोई पैमाना नहीं होता सर। डिस्काउंट 100% ऑफ द टाइम इस हिंदुस्तान में 2 चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। गाड़ी BMW क्यों ना हो, माइलेज कितना देगी, ठीक है ना, और कोई भी चीज़ खरीदो कम कतेक कर बे, ठीक है ना, इसके बिना कोई चीज़ होती नहीं है। और वो बड़े से बड़ा आदमी, एक चीज़ और बता रहा हूँ ज्ञानेंद्र भाई, बड़ा सा बड़ा जो सेठ है ना, वो सबसे पहले डिस्काउंट मांगता है। वो गरीब आदमी पूरा पैसा पटा के जाता है, वो बोल देता है महाराज 10। सबसे बड़ा दुख वहीं पर होता है जब वो बड़ा सेठ बोलता है कि मेरे को 10,000, 20,000, 50,000 कम कर दो। दुख वहां पर, वो अफोर्ड कर सकता है, उसको तो मुझे पैसा दे के जाना चाहिए कि अगला कोई गरीब आएगा तो साहब मेरी तरफ से उसका इलाज कर देगा। ये नहीं होता। पर वो एक गरीब आदमी, वो कहीं से भी लाएगा, पेट काट के लाएगा, वो बेचारा पैसा दे के जाता है। तो मैं और मेरा परिवार
उस गरीब के लिए हमेशा खड़ा है, चाहे मुफ्त में क्यों ना करना पड़े। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इस सवाल के बिना, आप जैसे व्यक्ति से खुल के बात करने के बिना ठीक नहीं लगेगा। आयुष्मान भारत में सच में बहुत परेशानी है या तो फिर अभी कुछ ठीक हुआ है 2500 करोड़ का, जैसा मंत्री जी बोल के गए? एकदम दिल से बताइएगा कि स्मूथ चल रहा है, इनके प्रयास नहीं, एकदम मना मत कर दीजिए, वो इतना बड़ा बड़ा दावा नहीं करके गए। देखिए, ऐसा है, मैं एक आपको बहुत साफ शब्दों में बोलता हूँ, हम कितना भी बोल दें, आयुष्मान एक योजना बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मोदी की, इसको मैं एडमिट करता हूँ, पर शायद एग्जीक्यूशन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और अभी तक मुझे उम्मीद थी कि एग्जीक्यूशन और स्मूथ होना चाहिए। डॉक्टरों को भी उसमें अगर जोड़ना है डॉक्टरों को उस योजना के साथ में, तो डॉक्टरों को भी कॉन्फिडेंस में लेके उस योजना को, और पहली बार प्रयास हो रहा है, पहली बार सोमवार को उस कॉन्क्लेव के जरिए कितना अमृत निकलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर जो भारत सरकार के लोग आ रहे हैं और पहली बार इस प्रकार का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव से कितने नतीजे निकलेंगे, कितने कंक्लूजन निकलेंगे, पर डिस्पैरिटी बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को सुलझाया जाना है। पैकेज को लेके सबसे ज़्यादा है, रिजेक्शंस को लेके सबसे ज़्यादा है। अगर मेरे ख्याल से कोई चिकित्सक अभी बोल भी रहे थे कि अगर मैंने कोई काम किया, आपने 14,000 का पैकेज रखा है तो मुझे 14,000 तो दे दो, उसका 8,000 6,000 तो मत दो। तो वो जो डिस्पैरिटी आ रही है उसको करेक्शंस होंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे कुछ ना कुछ बेहतर होगा। पर जब ये योजना लाई गई थी, यह योजना बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए लाई गई थी, और अगर आप आयुष्मान योजना को भी अगर आप देखते हैं तो उसमें निर्धारित है कि ये योजना का लाभार्थी कौन है, उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए तो ही उसको लाभ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली सर, आज की तारीख में कार से उतरने वाले के पास भी आयुष्मान कार्ड है, क्या उसको आवश्यकता है? ये वो सुधार है जो करने की जरूरत है। ये वह सुधार है जिसको करने की बहुत आवश्यकता है, कि जो सही में जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको ये लाभ नहीं मिल रहा है। ये लाभ अगर सही व्यक्ति तक पहुंचाना है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति उस लाभ के लायक है कि नहीं है। जब तक ये योजना, तब ये योजना अच्छे से सफल होगी। हर डॉक्टर उस गरीब का इलाज करना चाहेगा, हर डॉक्टर उसका आयुष्मान में इलाज फ्री में करना चाहेगा, कोई पैसा नहीं लेगा एक्स्ट्रा, अगर वो सही में गरीब उसका लाभार्थी है तो। निश्चित तौर पर बहुत से ऐसी बातचीत निकल रही है जिसका समाधान मुझे लगता है देर सवेर निकलेगा। आपने वक्त दिया और बहुत खुलकर उन सब सवालों का भी जवाब दिया जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चिकित्सक जो यहाँ बैठा है वो फेस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।